X9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में जो चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया उसके बाद कहीं ना कहीं जो सियासत में जो तकरार बढ़ती चली जा रही थी उस पर फिलहाल विराम लगा है। लेकिन अब देखिए कि विधानसभा चुनाव जब आएंगे महाराष्ट्र में तो उस समय कहीं ना कहीं दोनों गुटों के उन तमाम सियासी दावों की पोल खुलती नजर आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अब उपचुनाव भी होने हैं अंधेरी पूर्व सीट पर। ऐसे में इस पूरे खेल की अगर बात की जाए अंधेरी पूर्व सीट की, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया, क्योंकि सीट के समीकरण ही कुछ ऐसे थे कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के जो संयुक्त उम्मीदवार थे उनको हार का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि जो भावनात्मक लगाव है उद्धव ठाकरे की पार्टी से, शिवसेना से, महाराष्ट्र की जनता का, उससे ये जाहिर होता था कि महाराष्ट्र की जनता अंधेरी पूर्व सीट पर जो है उद्धव ठाकरे के ही हित में तमाम अपने मतों का इस्तेमाल करेगी। और यही वजह रही कि उन्होंने समय रहते हुए अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। महाराष्ट्र की सियासत पर आज विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे एक एक मुद्दे को, जो एकनाथ शिंदे की सरकार बनने और उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने से लेकर के अब तक तमाम मामले इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कशिश जी, उनसे तमाम सवाल लेंगे और इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है और आने वाले समय में क्या तमाम जो बागी विधायक हैं वो फिर से शिवसेना में वापसी कर सकते हैं, या कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे के जो सियासी बिसात इस वक्त बना रहे हैं और लगातार जो उनके द्वारा बड़े बड़े बयानात जारी किए जा रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि दरअसल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सियासत का अब एक बड़ा उभरता हुआ नेता माने जा रहे हैं। क्या उनके दावों में सही मायनों में हकीकत नजर आती है, फिर एक तरीके से ये राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर देख सकते हैं? यानी कि यहाँ पर साफ देखिए अबरार देख सकते हैं हम कि शिंदे यहाँ पर काफी बयानबाजी करते नजर आते हैं और उद्धव भी वहां पर कहीं ना कहीं तंज कसते नजर आते हैं। आपने बात या बागी विधायकों को लेकर की, तो सबसे पहले मैं बागी विधायकों की बात करना चाहूंगी। यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी हो, एक छोटा कार्यकर्ता भी होता है तो उसको भी लालच होता है एक बड़े पद का कि वो कभी तो कुछ बनेगा, कभी तो सीएम बनेगा या कुछ भी बड़ा कर्मचारी बनेगा। लेकिन वही सेम चीज या बागी विधायकों के साथ भी थी। उन्होंने भले ये कहा कि हम तो हिंदुत्व की राह पे चलना चाहते थे इसलिए हम शिंदे के साथ आए, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो किस तरीके से यहाँ पर अच्छे अच्छे जो कहा जा रहा है मंत्री पद वो देवेंद्र फडणवीस के मंत्रियों विधायकों को मिल गए और जो बचे कुचे थे वो एकनाथ शिंदे को के गुट को मिल गए और सबको नहीं भी मिले। तो यहाँ पर वो नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और वो नाराजगी अगर इसी तरीके से लगातार बढ़ती रही तो जब विधायकों ने वहां से बगावत की थी तो विधायक यहाँ से भी बगावत कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं होगी शिंदे के लिए। इससे शिंदे को बहुत बड़ा नुकसान होगा और कहीं ना कहीं भाजपा को भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए ये चीजें कहीं ना कहीं ठीक साबित हो सकती है। भाई आपने यहाँ पर बात की अंधेरी वेस्ट चुनाव को लेकर, तो देखिए यहाँ पर चुनाव होता, वो चुनाव कहीं ना कहीं डिसाइड करता कि आखिरकार अभी भी मजबूत कौन सी पार्टी, कौन सा गुट है, उद्धव या शिंदे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर नेताजी की डेथ हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर उनकी पत्नी ऋतुजा को ही आगे कर दिया गया। अब उसको भी लेकर कयास लगाए गए कि बीजेपी का ये दाव जिस तरीके से उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे, क्या बड़ी बड़ी लंबी छलांग के लिए खींचे या फिर वो डर गए कि लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो एक बात से बहुत सारी बातें ऐसे खुलती नजर आती है और सवाल खड़े होते नजर आते हैं इस वक्त। बिल्कुल, अंधेरी पूर्व जो सीट पर चुनाव हो रहे थे उपचुनाव, उस चुनाव में ये बात तय हो जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस लिया और ऐसे में उद्धव ठाकरे को अपनी ताकत दिखाने का जो एक मौका था वो उन्होंने खो दिया। अब देखिए कि कोर्ट के फैसलों पर जो है सबकी नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद ही महाराष्ट्र की सियासत की जो असल दिशा है वो तय होती नजर आएगी। यहाँ पर एक बात करनी बेहद ज़रूरी हो जाती है कि दरअसल राज ठाकरे ने अब जिस तरीके से उनके एक रात्रि भोजन में जब उन्होंने अपने घर पर एक इनवाइट किया था एकनाथ शिंदे को, देवेंद्र फडणवीस को, वहां पर वो तमाम नेता मौजूद थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस तीनों एक मंच पर थे। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं? क्या उनका गठबंधन एनडीए के साथ हो सकता है? क्या बीएमसी चुनाव में इस बार जो है उद्धव ठाकरे के लिए 3 गुनी चुनौती जो वो बढ़ने वाली है, क्योंकि एकनाथ शिंदे बीजेपी एक साथ पहले से ही, और ऐसे में अगर राज ठाकरे भी उनके साथ चले जाते हैं तो कहने के उद्धव ठाकरे की उन उम्मीदों पर भी पानी फिर जाएगा जो लगातार वो आस लगाए बैठे थे कि राज ठाकरे हो सकता है कि इस मुश्किल घड़ी में शिवसेना के साथ आए और शिवसेना के लिए एक मसीहा के तौर पर साबित हो। तो क्या राज ठाकरे जिस तरीके से मंच साझा करते नजर आए और जिस तरीके से उन्होंने तमाम नेताओं को इन्वाइट किया, तो ऐसे में क्या ये कह सकते हैं कि राज ठाकरे बीएमसी चुनाव में गठबंधन करने वाले आने वाले दिनों में क्या ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए अब राजनीति है, राजनीति को हम दो तरफा देख सकते हैं। पहली बात का जवाब तो
तो मैं आपको दूंगी कि यहाँ पे तीनों लोगों ने मंच साझा किया। और दूसरी बात भी एक करूंगी, यहाँ पर राज ठाकरे को आप देखिए कि वो सुर्खियों में बिल्कुल नहीं थे। वो सुर्खियों में कब आते, जब लाउड स्पीकर का मामला वो लेकर आते हैं, और वो तब से सुर्खियों में ही लगातार बने हुए कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि मंच साझा किया है, तो कहीं ना कहीं कयास लगने वाजिब सी बात है, यहाँ पर लाजिम सी बात है कि हाँ कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो गठबंधन करते नजर आए, क्योंकि उन्हें भी अपने सत्ता को आगे बढ़ाना है, उनके भी बच्चे, उनका भी परिवार है, तो वो ये चीज सोच सकते हैं यहाँ पर। और बीएमसी चुनावों में अगर यहाँ राज ठाकरे साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आएगा यहाँ पर शिंदे और फडणवीस को, और यहाँ पर नुकसान होगा क्योंकि मराठी लोग बहुत ज्यादा है और जो कहीं ना कहीं राज ठाकरे का समर्थन करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी बात को दूसरी तरफ से लूं, यानी कि जो ऋतुजा लटके की अगर मैं बात यहाँ पर करूं, क्योंकि हमने अंधेरी वेस्ट चुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि उन्होंने ही देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था पहली बार में, जब उन्होंने बोला था कि उनके पति का देहांत हुआ है तो उनकी पत्नी को मौका दिया जाए, आप अपने उम्मीदवार को पीछे खींच लीजिए। तब ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्या भाई का भाई के लिए प्यार उमड़ आया है, क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए प्यार उमड़ता हुआ नजर आया राज ठाकरे की, क्या शिवसेना यानी कि उद्धव गुट में जाते नजर आएंगे, क्या रश्मि ठाकरे उनका स्वागत करेगी। बहुत सारे कयास लगाए गए थे, लेकिन ये कयासों की जो लगातार रेल चल रही है, ये उन पर ठप्पा तब लगेगा जब राज ठाकरे खुद से सामने आकर कहेंगे कि हाँ मुझे शिंदे के साथ जाना है या फिर उद्धव के साथ, मुझे असली शिवसेना या नकली शिवसेना में देखना है कौन सी शिवसेना क्या काम करती है। बिल्कुल, क्योंकि राज ठाकरे लगातार सरकार के गठन के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के पक्ष में नजर आ रहे, क्योंकि उन्होंने सरकार बनने के बाद ही ट्वीट करके इस बात की बधाई भी दी थी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब सरकार का जो एक तरीके से गठन हुआ था, उसके बाद राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे एकनाथ शिंदे के उस फैसले के खिलाफ ही जाकर के आर्य फॉरेस्ट कॉलोनी में जो है उन तमाम बातों का विरोध करना शुरू कर दिया था, जो वहाँ पर मेट्रो कार शेड बननी थी, और उसको लेकर के एकनाथ शिंदे ने सरकार में अपने कार्यभार को संभालने के बाद ही पहला फैसला उन्होंने उस बात को लेकर के लिया। तो ऐसे में क्या बेटे और बाप की अगर यहाँ पर बात की जाए खासतौर से, तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे का झुकाव जो है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की तरफ देखने को तो जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ पर अमित ठाकरे का झुकाव उस तरफ नहीं देखने को मिलता है। और ये भी कयास आराई लगाई जाती है कि क्या अमित ठाकरे पिता राज ठाकरे के खिलाफ जा सकते हैं, क्या वो शिवसेना में वापसी कर सकते हैं, क्या वो चचा उद्धव ठाकरे के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि खुद राज ठाकरे ने भी अपने चचा बाला साहब ठाकरे के साथ ही सियासत के गुणों को सीखा है। शुरुआती दिनों में वो शिवसेना में थे। तो ऐसे में तमाम बातें जिस तरीके से की जा रही है, इसका जवाब जो आपको आने वाले विधानसभा चुनाव या बीएमसी चुनाव से पहले ही देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि उद्धव ठाकरे के लिए इस बार बीएमसी चुनाव में चुनौती काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इस बार चुनौती जो वो दुगुनी है, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो सीट के लिहाज से भी उद्धव ठाकरे का पलड़ा उतना काफ़ी ज़्यादा भारी यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो क्या इस बार बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे का जो वो दबदबा है ख़त्म कर दिया जाएगा बीजेपी के द्वारा, और एकनाथ शिंदे की जोड़ी जब मिल करके चुनाव में उतरेगी तो? देखिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखते हैं बीएमसी चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि अगर वो जीत हासिल करते तो आप ये सोच लीजिए कि शिंदे का इस तरीके से बगावत करना, बीजेपी में जाने का कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोग उद्धव ठाकरे को पसंद करें। हाँ, अगर उद्धव ठाकरे हार जाते हैं तो फिर आप अबरार ये सोच लीजिए कि आने वाले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो या फिर उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद कोई भी चुनाव हो, उद्धव की वापसी नामुमकिन होती नजर आएगी, क्योंकि बीएमसी चुनाव ही तय करेंगे कि आखिरकार किसकी किस्मत खुलेगी यहाँ पर। बिल्कुल देखने वाली बात होगी आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत किस तरीके से बदलती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।